हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। द पॉलिसी एंड द पीपल। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी उससे कई लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। उनकी जो पॉलिसी थी उनसे कोई मतलब किंग राजा भी इफ़ेक्ट हुआ है, रानी भी इफ़ेक्ट हुई है, पीजेंट्स, किसान, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर्स, हर व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था जो इनकी पॉलिसी से इफ़ेक्ट नहीं हुआ हो। और ऐसे में उन लोगों ने क्या एक्शन लिए इनके खिलाफ। नवाब लूज़ देयर पावर। देखिए मिड 18th सेंचुरी में नवाब और जो राजा थे वो अपनी पावर खो चुके थे ऑलमोस्ट, लगभग लगभग मतलब सारी जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी थी। वो अपना राजा सारा अपना प्राइड, सारी अपनी अथॉरिटी धीरे धीरे करके खो चुके थे। अपने घर, अपने कोर्ट को अपने घर, अपने कोर्ट सब कुछ खो चुके थे। और वो धीरे धीरे आर्म्ड फोर्स डिसबैंड, मतलब जो सिक्योरिटी होती है, आर्म्ड फोर्स होती है, हर मतलब जो राजा अपने साथ रखते थे वो भी भंग हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी जो ज़मीन में जहाँ जहाँ जो लैंड इकट्ठा करते थे, मतलब जहाँ वो टैक्स वसूला करते थे, उनकी टेरिटरी भी ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी थी। कई सारी मतलब जो रूलिंग फैमिली, कई सारी जो राजा महाराजा की फैमिली, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करा, बातचीत की। फॉर एग्जांपल के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, उन्होंने कंपनी से बोला कि उनका जो अडॉप्ट किया हुआ है लड़का, उसको मतलब अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद उसी को राजा माना जाए। और नाना साहिब ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट की। नाना साहिब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने भी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उनकी फादर की डेथ के बाद, मतलब पेशवा बाजीराव टू के बाद, उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन कंपनी ने इनकी बात नहीं मानी और इनकी मतलब इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। अवध जो है वो लास्ट टेरिटरी में से एक थी जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में करा था। और 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज़ करा, मतलब सब्सिडरी अलायंस उन पर ज़बरदस्ती थोपी गई। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते, अपने जो राजा महाराजा हैं अपने साथ सिक्योरिटी, जो महल के बाहर, दरबार के बाहर सिक्योरिटी रहती है, अब वो सिक्योरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी मुहैया कराएगी। और फिर क्या करते थे बाद में, जो सैलरी देने में लेट होता था कोई भी राजा, तो क्या करते थे उसकी ज़मीन हड़प लेते। इस तरीके से वो धीरे धीरे पूरा साम्राज्य हड़प लेते थे। और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह पूरा अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया। जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल डलहौजी था, उसने ये ऐलान करा कि अब जो भी अ, मतलब अब आपसे अवध नहीं संभल रहा है, अब हम ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम संभालेंगे उसको, क्योंकि आप मिस गवर्नमेंट कर रहे हो। मतलब आपसे ये पूरा कंट्रोल में नहीं, आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे अब। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुग़ल है उनके जो मतलब बादशाह थे उसको पूरा ख़त्म करने के लिए पूरा प्लान कर चुकी थी। अ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लान था कि मुग़ल के का जो नाम है, वो जो कॉइन है, मतलब उनसे उनका नाम मिटा देगी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्के बनाया जारी किया करती थी, उनसे मुग़लों का नाम मिटा देगी। और 1849 में गवर्नर जनरल था डलहौजी। तो डलहौजी ने अनाउंस करा आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, मतलब बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु के बाद उनको शिफ्ट किया जाएगा, मतलब उन्हें रेड फोर्ट पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। उनको दिल्ली दिल्ली में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद 1856 में 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग बना, लॉर्ड कैनिंग। फिर उन्होंने ऐसा ऐलान करा कि बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट मुग़ल किंग होंगे, और उनके जो आने वाले वंशज हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे, ना कि राजा कहलाएंगे। पीजेंट एंड द सिपॉय। देखिए जो किसान हैं और जो ज़मींदार हैं, मतलब उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने हाई टैक्स लगा दिए थे कि वो अपनी मतलब टैक्स पे करना भी उन्हें मुश्किल हो रहा था। यदि वो टैक्स पे करने के लिए लोन लेते महाजन साहूकार लोगों से, बाद में ऐसा भी होता था कि उनकी जो ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन है, एक टाइम के बाद वो भी उनसे छिन जाया करती थी।
जो इंडियन सिपाही थे ईस्ट इंडियन कंपनी में जॉब किया करते थे, वो इंडियन सिपाही भी ईस्ट इंडियन कंपनी की पॉलिसी से, उनके रूल्स रेगुलेशन से, जो उनके अलाउंस थे उनसे काफ़ी खुश नहीं थे। कुछ नए रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि उनका बिलीफ, उनका जो रिलीजन है उनका खतरे में है। उस समय ऐसी मान्यताएं थी कि जो भी व्यक्ति अगर समुद्र को क्रॉस करेगा तो उनकी रिलीजन और कास्ट मतलब नष्ट हो जाएगी। 1824 में जब बर्मा से लड़ाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सिपाही को भेजा तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया समुद्री रास्ते जाने से। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन वाले रास्ते से जाएंगे, समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया लॉ लाया कि जो भी अब जो सिपाही में या सेना में भर्ती होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो समुद्र के रास्ते भी उन्हें जाना पड़ेगा। और जो सिपाही थे वो भी जो पॉलिसीज़ थी कंट्री साइड में जो चल रही थी उनसे उनसे भी काफ़ी परेशान थे। जो कई सारे सिपाही थे वो चूँकि इंडियन ही थे और जो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और फैमिली अपनी छोड़ कर आए थे। धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन जो गुस्सा है अब जो इंडियन सिपाही हैं उन इंडियन सिपाही पर भी फैल गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति गुस्सा। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, ब्रिटिश को ये बिलीव था कि इंडिया को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो वो सुधारने के लिए कुछ लॉज लाए। जो लॉ थे सती सिस्टम पर बैन लगाना और इनकरेज करना, ये प्रोत्साहन देना विडो रीमैरिज को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा एजुकेशन में। और 1830 आफ्टर 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्ट करा था। और 1850 में 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक न्यू लॉ लाई थी जिसमें यह था कि जो भी इंडियन क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा उसको उसकी प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी तरीके से जो है उसकी पुश्तैनी ज़मीन उसको मिल जाएगी और वो अपने हिसाब से जो करना चाहे वो ज़मीन में कर सकता है। और फिर कई सारे इंडियंस को ये फील हुआ कि ब्रिटिश लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, हम अपने रिलीजन्स को, कस्टम को, ट्रेडिशन को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो कि समाज में चेंजेस लाना चाहते थे, जिनके बारे में चैप्टर 7 में दिया हुआ है। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आम इंडियंस क्या क्या सोचा करते थे, उनके क्या थॉट्स थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लिस्ट बनाई थी 84 रूल्स की। देखिए, एक व्यक्ति हैं, पोएट हैं, विष्णु भट्ट की बुक है माझा प्रवास। उन्होंने अपनी माझा प्रवास, जो कि महाराष्ट्र के हैं, वो एक बार किसी काम से मथुरा जा रहे थे। तो वहाँ पर उन्हें बीच रास्ते में कुछ सिपाहियों ने रोका और उन्हें ये आश्वासन दिया कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि 2-3 दिन में कुछ उथल-पुथल मचने वाली है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है काफ़ी बड़े स्तर पे। अ, उन सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस को आहत करने के लिए, मतलब उन पर रिलीजन पर उनके पॉइंट आउट करने के लिए 84 रूल्स बनाए हैं। और जिनसे कि कलकत्ता और कई सारे आसपास के जो प्रांत हैं वहाँ के राज्य बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यदि वो इस नियमों को लागू लागू करेंगे तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होगा और बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी मच सकती है। और और इसकी पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी, डेट भी फिक्स हो चुकी थी। और मेरठ में एक छावनी है, वहाँ पर इसका और यहाँ वहाँ एक कुछ लोग रहते हैं तो उनको और इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में। देयर देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, हर रेजिमेंट में एक्साइटमेंट था और उत्तेजित थे काफ़ी।
देखिए उस टाइम की बात है, एक सूबेदार थे, सूबेदार सीताराम पांडे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक आर्मी के रूप में भर्ती हुए थे 1812 में। और अपनी सर्विस मतलब 48 साल के बाद अपनी सर्विस उन्होंने दी ईस्ट इंडिया कंपनी के एज आर्मी के लिए, आर्मी में रिक्रूट होकर। और 1860 में 1860 में वो रिटायर हो गए। और उन्होंने इन रिबेलियन जो रिबेलियन हुआ था, ब्रिटिश की हेल्प की थी, जबकि उनका बेटा भी एक रिबेलियन था। मतलब सूबेदार सीताराम ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। अंग्रेज़ों के लिए ये एज आर्मी की टीम में थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था, बल्कि इनका बेटा जो था वो खुद एक रिबेल था। और ब्रिटिश ने इन्हीं की आंखों के सामने इनके लड़के को मार दिया था। एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कमांडिंग ऑफिसर हैं, नॉरगेट। नॉरगेट ने सूबेदार सीताराम से कहा कि वो अपनी मेमोरी में कुछ लिखें, अपने बारे में कुछ लिखें। तो उन्होंने 1861 में अवधी भाषा में एक किताब लिखी थी, जिसको नॉरगेट ने ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, जिसका नाम है फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, मतलब सिपाही से सूबेदार तक। देखिए ये जो सीताराम पांडे के थॉट हैं उन्होंने कहा है कि ये उनका ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ सिपाहियों को डिस्टर्ब करा था और उन्हें कुछ मिसगाइड करा था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब जिसके खिलाफ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो साथ थे उनके खिलाफ इन्हें थोड़ा कुछ बताया गया था। जो एजेंट थे नवाब के और जो दिल्ली के राजा थे, उन्होंने अपने एजेंट भेजे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ जहाँ तक आर्मी थी। और वहाँ पर इन्होंने इनकी फीलिंग्स को इस तरीके से समझाया कि इन्होंने इंडियंस राजा के साथ कई सारे झूठ बोले और इन्होंने इनको यूज़ करा है। और इनके साथ सही बिहेवियर नहीं करा है, ताकि वो अपने ही मतलब सोल्जर अपने ही मास्टर के साथ, अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ म्यूटिनी छेड़ दें, मतलब राज विद्रोह कर दें। और वापस से दिल्ली में दिल्ली के राजा जो हैं वापस दिल्ली पर बैठ जाएं। ये सीताराम पांडे के ही थॉट हैं। और देखिए सेकंड सोर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाही को ट्रेनिंग देने के लिए नई नई राइफ़ल भेजी मतलब हर छावनी में। और वहीं से ये बात फैल गई कि अंग्रेज़ों ने उस राइफ़ल में कार्टिरेज में काऊ और पिग का, मतलब गाय और सूअर का मांस मांस लगाया हुआ है। ये बात लोगों में बहुत जल्दी भेजी और सारी छावनी में धीरे धीरे कर कर फैल गई। और लोग आपस में ये कहने लगे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो अंग्रेज़ लोग हैं, अब हमारे धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमें हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन बनाना चाह रही है। और वहाँ पर जो कर्नल साहब थे, उन्हें ये सब देखकर थोड़ा सिचुएशन टफ लग रही थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें भी घर जाने की मतलब इजाज़त, मतलब घर जाने के लिए कहा गया कर्नल को भी। अब म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन, देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।